भैया हम तो एक डूबे हुए हैं, उस पे सरकार ने मेरे ही पैसे को वापस किया है। और तुम्हारा चचा क्या ये दे दिया था, हिस्सेदारी दिया था उस 7,000 में कि 1,000, 3,000, 2,000 ले लोगे। इसको भी रोकने में आया हूं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन एक दिन तो अपने लिए सोचिए, एक दिन तो अपने इस नौनिहाल के लिए सोचिए, जो शराबबंदी के वजह से आपका क्या हाल हो गया। आज शराबबंदी में महिलाएं बहुत खुश होती थी, लेकिन क्या मां बहन बताए, एक तरफ पति को बचाने में बच्चे चले गए। क्या सरकार, मैं जैसा इन्होंने कहा, मुझे आलमनगर विधानसभा और फुलौद के मंच पे आने की जरूरत नहीं थी। मैं घर बैठे भी आप लोग की मदद करता था। इन्होंने एक दो काम बताया, वो तो मेरा स्वभाव है, लेकिन जो बड़ा काम मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को गर्व होगा। आपको ये पता है कि नहीं है कि आपका चौसा प्रखंड पूरे कोसी कमिश्नरी का सबसे पिछड़ा प्रखंड घोषित हो गया है। पता है? पता है सब लोग को? कोई एक आदमी बताइए कि 10वीं पास करके कोई दूसरा में नाम लिखाता है। समाज सेवी भाई विनोद आशीष जी, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप सबको मेरा प्रणाम, आदाब, सलाम। देखिए, ये प्रोग्राम किसी नेता, मंत्री और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, तो किसका है? ये कलाकारों का प्रोग्राम है, आप लोगों का प्रोग्राम है, आप हमारे घर की महिलाओं का प्रोग्राम है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं अपने लिए नहीं आया हूं। आज तक आप लोग राजनीतिक भाषण सुनते रहे हैं। एक बार अपने घर के भाई का, बेटे का, चाचा का, जो भी लगे, इन बच्चों के लिए सुनिए, आप अपनी माताओं के लिए सुनिए। मैं अपनी बात शुरू करूं। हम लोग का संस्कार है कि हम अपने सभी बड़ों का अभिवादन करते हैं, और उसी अभिवादन की कड़ी में मैं सबसे पहले आप तमाम फुलौद और आसपास के आए हुए सभी हमारे अभिभावकों, बुजुर्गों, भाइयों और हमारे युवा साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले हमारे अभिभावक और आप सब के लिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सब के लिए एक मिसाल बन चुके सुरेश ऋषिदेव साहब, जो मकदमपुर के मुखिया हैं, इन सब को मैं प्रणाम करता हूं आप लोग की तरफ से, क्योंकि मैं तो आप ही के घर का बच्चा हूं, है? तो मैं अब इनका वो करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं बसंत बाबू का स्वागत करता हूं। बसंत बाबू बहुत अच्छे सामाजिक लोग हैं, किशुनगंज से आए हैं, लेकिन आलमनगर और किशुनगंज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। सहनसा भाई के लिए जितना भी बोला जाए वो कम है, लेकिन हम लोग की परंपरा है कि कहता है कि दान अपने घर से शुरू होना चाहिए। तो हम लोग को अपने लोगों को पहले सलाम, प्रणाम और आदाब करना चाहिए। ये चीज हम भूल चुके हैं। पहले हम अपने घर से प्रणाम करके निकलते थे, अब नेताओं के पीछे प्रणाम करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे, मैं आऊंगा उस पे भी। आज हम जिस धरती पे बैठे हैं, बहुत दुख की बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि को इन लोगों के हित की बात समझ नहीं आई और उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। जनता किसी का उधार नहीं रखती। ये विनोद आशीष बाढ़ पीड़ित परिवारों में शामिल नहीं था, ये आपके क्षेत्र के एक एक लोग, एक एक परिवार शामिल थे। और आप चमचागिरी में लगे रहेंगे तो विनोद आशीष ऐसे कई लोग खड़े होंगे जो आपका पोल पट्टी खोलेंगे। मैं अभी आने वाला हूं 30 साल के इस भविष्य के ऊपर भी, जिनका भविष्य सूखा नशा में जा रहा है, जिन मां बहनों को 10,000 में ठगा जा रहा है, मैं आता हूं और मैं आप लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि हम लोग अगर जागरूक रहेंगे तो हमारे साथ कोई छल नहीं होगा। मैं हमारे बीच में राहुल यादव जी, जो युवा क्रांतिकारी छात्र नेता हैं, उनका प्रणाम करता हूं। हमारे अजय खुशबू साहब
बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका भी करता हूं। संजय कुमार सुमन जी एक बहुत प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, संवेदनशील इंसान है, साहित्यकार हैं। मंजूर आलम साहब, प्रदीप मेहता साहब, जिनका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत योगदान रहा, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। ललन कुलश्रेष्ठ साहब, अशोक शाह साहब, संजय कुमार साहब, अब्दुल सत्तार साहब, शंभू राम साहब, सुनील यादव साहब। मेरा तो दिल करता है कि मैं पूरे एक एक लोगों का नाम लूं, लेकिन जब चावल बनाती है ना हमारे घर की माता, तो की करे छे, एक दाना खाली देखे छे ना, तो आप समझ जाइए मेरे दिल की भावना। मैं रोज आप लोग का नाम लेना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि आज का कार्यक्रम क्या है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। 30 साल तो बहुत दूर हो गए। आप 30 साल के बाद वाले भी लोग देख रहे हैं और पहले वाले भी। आप सब एक धर्म स्थान पे खड़े हैं। आप लोग दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि आज तक कोई कलाकार अपने हक के लिए सड़कों पे उतरा है क्या? कोई उतरा है क्या? ये प्रवीण आपका ही बेटा है, यहां डांस करने प्रवीण नहीं आया है। जब आप लोग सो गए, आप लोग गुलाम हो गए, तो प्रवीण ऐसे बच्चे को अपने कला के माध्यम से, जैसे पहले आता था हमारे यहाँ सपेड़ा सांप दिखा दिखा के आप लोग को बताता था कि देखो ये ढोड़िया सांप है, ये सुगबा सांप है, ये कम काटता है। उसी तरह हमारे प्रवीण भाई, राजू भाई, हमारे कृष्णा भाई ये बताने आए हैं कि अपनी दोनों आंखें और दोनों कान खोलिए, अपने हित की बात समझिए। गुलाम अब तक थे, अब आजाद बनिए, और आजाद बनने के बाद क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। 10 मिनट आप लोग का साथ चाहता हूं। आप लोग बहुत सारे सभाओं और मीटिंग में भाग लिया होगा, नेताओं को सुना होगा, अपने बेटे को भी सुन लीजिए, भाई को भी सुन लीजिए। देखिए, मैंने जैसे कहा कि कलाकार सड़कों पे आए हैं। सड़क मतलब मंच, मंच ही कलाकार का सड़क है, मंदिर है, घर है। क्यों आना पड़ा? कभी सोचा आपने? मैं 30 साल से ज्यादा का उम्र का हूं। उस समय मैं विद्यालय में पढ़ता था, जब पहली बार हमारे साहब आए। मेरा कोई किसी व्यक्ति से कोई भेद नहीं है, मेरा किसी दल से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन पत्रकार हूं, इस क्षेत्र का नागरिक हूं, तो माँ बाप ने और इस धरती ने इतनी क्षमता दी है, इतना साहस दिया है कि सच तो एक बार आपको बताएंगे और सब लोगों के दिल को छुएगा वो सच। क्यों हमें आना पड़ा? मैं जैसा इन्होंने कहा, मुझे आलमनगर विधानसभा और फुलोद के मंच पे आने की जरूरत नहीं थी। मैं घर बैठे भी आप लोग की मदद करता था। इन्होंने एक दो काम बताया, वो तो मेरा स्वभाव है, लेकिन जो बड़ा काम मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग को गर्व होगा। आपको ये पता है कि नहीं है कि आपका चौसा प्रखंड पूरे कोसी कमिश्नरी का सबसे पिछड़ा प्रखंड घोषित हो गया है? पता है? पता है सब लोग को? कोई एक आदमी बताइए कि 10वीं पास करके कोई दूसरा में नाम लिखाता है? आपका चौसा दूसरा क्लास में आ गया है। यह सवाल मैं उठा रहा हूं। क्यों? क्या गुनाह है हमारा? क्यों हम बाढ़ में हर साल डूब रहे हैं? हमारा फुलोद में जन्म लेना या इस इलाके में जन्म लेना अभिशाप है क्या? उसका कारण भी मैं बताऊंगा। उसका कारण यह है, आप लोग घर में ट्यूशन मास्टर रखते हैं ना? अगर ट्यूशन मास्टर से जनरेटर स्टार्ट करवाने लगिए तो आपका बच्चा पढ़ेगा? पढ़ेगा? अब कैसे? दूसरा उदाहरण देते हैं। आप मिठाई दुकान में दवाई मांगने जाइएगा, मिलेगा? वही 30 साल में हो रहा है। एक छोटा सा काम, वो भी मैं बताता हूं। इस चौसा प्रखंड को अनुमंडल बनाने का हम लोग का एक अभियान था,
और 6 महीने के अंदर बिहार सरकार को घुटने टिका दिया हम लोगों ने, और सरकार उस पे काम कर रही है। ये काम हम लोगों ने शुरू किया। आप देवघर जानते होंगे और भीमनगर जानते होंगे, वो रेल लाइन देवघर से भीमनगर की रेल लाइन पे काम चल रहा है। आप एक विजय घाट का पुल जानते हैं, विजय घाट का पुल से सीधा एक एनएच बन रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक साधारण व्यक्ति ये काम कर सकता। अभी बाढ़ की बात देखिए, मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। लोग कब अपने से बाहर आता है? जब हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हमने सबको कहा, प्रशासन को, पदाधिकारी को, सबको कहा कि आप 1 सप्ताह के अंदर हमारे क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित करवाइए। ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये हमारे नेतृत्व की कमी है। घर का मुखिया अगर ढीला होगा, घर का मुखिया अगर कमजोर होगा, तो हमारे घर में बाढ़ नहीं आएगी तो किसके घर में आएगी भाई? दरभंगा मधुबनी में पहले बाढ़ आती थी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक पंच परमेश्वर कहानी पढ़ते थे हम लोग, उसका एक लाइन सभी लोग याद रखो, नई पीढ़ी के लोग और पुराने लोग भी, कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहना मत छोड़ो, नहीं तो ना तुम्हारा ईमान बचेगा और ना तुम सुरक्षित रहोगे, जो आज हो रहा है। तो आप ये समझिए कि आपके घर का सदस्य ही इस लड़ाई को लड़ रहा है। मैंने अभी जनप्रतिनिधियों की बात इसलिए की, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं सबको बोलूं। आपके मुखिया जी, अब नाम नहीं लूंगा, 2-3 पंचायत आसपास जोड़ लीजिए, सबको मैंने मिल के कहा था कि चलिए लड़ाई लड़ते हैं। लोगों ने कहा सर आपके साथ जाएंगे तो मेरे ऊपर खतरा है। तो तुम अपनी सुरक्षा के लिए मुखिया बने हो क्या, कि जनता के लिए बने हो? और जब जनता के लिए समय नहीं है तो तुम 26 भी आ रहा है। मेरे कहने का मतलब, अगर अच्छी बात कोई विदेशी लोग भी कहे तो उसको मानना चाहिए। अब देखिए हमारी लड़ाई क्या थी, हमने घोषित करवा दिया, लेकिन अगर किसी का नाम कटेगा तो उसमें आपके वार्ड पार्षद और मुखिया का रोल होगा। आप लोग लिख के ले लीजिए, और जिसका भी गला पकड़ना है पकड़ सकते हैं। आप जानकारी लेने के लिए अधिकारी के पास जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे अभी विकास की बात करनी चाहिए थी। अगर कोई घर का बच्चा पढ़ के बाहर से आता है तो आसपास का लोग कहता है कि भाई बताओ इसको नौकरी कैसे लगेगी, मकान कैसे बनेगा, उसकी तो बात हम लोग कर नहीं रहे। हम लोग ये देख रहे हैं कि अरे गैया कैसे सुरक्षित रहे, हमको बर्फपानी का पैसा कैसे मिले। क्षतिपूर्ति में अभी सुने 3-3 हजार रुपया ले रहा है। आप सब लोग मेरे नाम से आवेदन, मेरा नंबर रखिएगा, क्षतिपूर्ति के नाम पे अगर 1 भी रुपया लेता है तो आप सीधा जिलाधिकारी को कंप्लेन करना है। माध्यम मैं बता दूंगा आपको। भैया हम तो एक डूबे हुए हैं, उस पे सरकार ने मेरे ही पैसे को वापस किया है, और तुम्हारा चचा क्या ये दे दिया था, हिस्सेदारी दिया था उस 7,000 में कि 1,000, 3,000, 2,000 ले लोगे। इसको भी रोकने में आया हूं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन एक दिन तो अपने लिए सोचिए, एक दिन तो अपने इस नौनिहाल के लिए सोचिए, जो शराबबंदी के वजह से आपका क्या हाल हो गया। आज शराबबंदी में महिलाएं बहुत खुश होती थी, लेकिन क्या मां बहन बताए, एक तरफ पति को बचाने में बच्चे चले गए। क्या सरकार, मैंने इसीलिए 30 साल की सवाल का एक सवाल छोड़ा था, आज तक भैया जवाब नहीं मिला। एक बात बताइए कि एक स्कूल के हेडमास्टर को साल में एक सवाल नहीं जवाब दे पाएगा तो काहे के लिए मास्टर रखे हुए हैं? और अगर फिर भी रखे हुए हैं तो आपका बच्चा ये स्मैक नहीं पिएगा, आपके खेत में डूबेगा नहीं, तो किसका डूबेगा भैया? बात सिर्फ एक बाढ़ की नहीं है,
मैं सभी महिलाओं से एक अनुरोध करना चाहता हूं। देखो, मैं इसको वीडियो के तौर पे डालना था, लेकिन चलिए जो भी महिलाएं हैं सुन लीजिए। और मेरी बातें जब भी मैं बोलता, चूंकि पत्रकार हूं, तो मेरी सवाल, मेरे बात, मेरे हर चीज को सरकार भी नियंत्रित करती है। आप सब बताइए, अभी सुना होगा 10,000। 10,000 क्या है पूछा कभी? आप ये पूछ के देखिए कि वो 10,000 क्या है? लोन है, लोन, कर्जा, जिसको बोलते हैं कर्जा। आप जीविका में जुड़िए और 10,000 का कर्जा चेप देंगे आपको, और उसके बाद महिला अपना सामान बेच के, पति पंजाब में नौकरी करके चुकाते रहे। झांसे में नहीं आना है। हाँ, हमको 10,000 चाहिए, लेकिन सरकार को, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं इसके लिए, सरकार घोषित करे कि ये 10,000 वापस नहीं होगा, तो सभी महिलाओं को उसमें लाइन में लगा दीजिए और सब लोग जागरूक करिए। कर्जा लेने के लिए महिला बची है, और वो भी वोट के टाइम में। महिलाओं का याद ये 1 महीने पहले आया है क्या? अरे भैया, 20 साल, 25 साल, 30 साल से आप लोग वहां पे बने हुए हैं। मेरी बात कोई गलत लगे तो मुझे पर्सनली भी आप बात कर सकते हैं। घर के लोगों का, गार्जियन का, बहनों का कभी बुरा नहीं मानते हम लोग। तो ये 10,000 का कहानी समझ में आया? ठीक है, हम जीविका से जुड़ेंगे। अभी तो मैं अगली लड़ाई भी लड़ने जा रहा हूं। जो भी महिलाएं जीविका में हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, सबका ऋण माफ करो, सबका ऋण माफ करो, क्योंकि घर द्वार सब डूब गया है। और ये किसी नेता का डायलॉग नहीं है, एक पत्रकार का डायलॉग है, जो अंतिम तक हरदी गुर्दी तो छुड़ा ही देगा। लेकिन आप लोग को फिर मैंने कहा कि ईश्वर हमें जीवन देता है और वही जीवन लेता है। किसी से डरने की क्या बात? मैं किसी को गाली दे रहा हूं क्या?